हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और उसके साथ साथ क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस का स्ट्रक्चरलिज्म दैट वी आर गोइंग टू फिनिश टुडे। ठीक है, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सबसे पहले बात आती है फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। जो फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सेंट्रल थीसिस को आप कैसे समझ पाते हैं, कि हाउ द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शनलिज्म ऑफ मालिनोव्स्की। दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज क्या हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों के सेंट्रल थीसिस क्या हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है दैट व्हाट आर द बेसिक क्रिटिसिज्म्स, इनके अंदर क्या चीजों की लैग है या फिर जैसे ये कन्फ्लिक्ट के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो इस जो फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है उसको कैसे खारिज करते हैं, जो सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो इसको कैसे खारिज करते हैं, तो इसके बारे में आपको एक समझ होनी चाहिए। और जब थ्योरीज की बात आती है, खास करके जब फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थ्योरीज की बात आती है, तो एक चीज के ऊपर एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से पॉन्डर करता है, दैट इज नॉट द केस स्टडीज दैट यू आर राइटिंग। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग। आप कितने सरल तरीके से, कितनी क्लैरिटी के साथ उस थ्योरी को समझ पाते हैं और उस थ्योरी को लिख पाते हैं, और वही क्लैरिटी, वही समझ हमने आपको यहां पे देने की कोशिश की है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है द बेसिक टेनेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के जो कोर टेनेंट्स हैं या फिर जो बेसिक टेनेंट्स हैं उसके बारे में आपको एक बहुत ही जनरल बातचीत करनी है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है जो कि बेसिकली ये बताता है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं और वो किस तरीके से सोशल ऑर्डर बनाते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक और द मेन टेनेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, अब देखो, दोनों के अंदर जो फंक्शनलिज्म है मालिनोव्स्की का और जो रेडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो यहीं पे क्लियर हो गया। अब मालिनोव्स्की अगर यहां पे होते तो वो बताते या फिर मालिनोव्स्की का ध्यान रहता है कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से आपकी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, और क्योंकि इंस्टीट्यूशंस आपकी ये बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि आपकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई होती चली जा रही हैं तो सोसाइटी के अंदर एक कंटिन्यूटी जो है वो बनती चली जा रही है। मालिनोव्स्की इंस्टीट्यूशन का जो फंक्शन है या फिर इंस्टीट्यूशन का एग्जिस्टेंस वो सारा का सारा अपनी नीड थ्योरी के ऊपर रख देते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इसके अंदर रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस आपके सोशल स्ट्रक्चर को बनाता है। अब ये सोशल स्ट्रक्चर को कैसे बनाता है, तो सोशल स्ट्रक्चर को बताने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बच्चों को इनकल्चरेज या फिर सोशलाइज करता है। वो बच्चों को यह बताता है कि आपका रोल क्या है और रोल के कोरस्पॉन्डिंगली आपका स्टेटस क्या है। और जब बच्चों को या फिर जब किसी भी एक इंसान को यह पता चल जाता है कि ये मेरा रोल है और इसके कोरस्पॉन्डिंगली ये मेरा स्टेटस है, तो वो उस रोल और स्टेटस के हिसाब से एक सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, और इस तरीके से इंस्टीट्यूशन सोशल स्ट्रक्चर को बनाता है। क्योंकि ये सोशल स्ट्रक्चर को बना रहा है तो इसीलिए इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर बनी रहती है, आपके रोल एंड स्टेटस अगेन बाकी दूसरों के रोल एंड स्टेटस के साथ पूरे तरीके से कोज्वाइंड रहते हैं, सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं। जैसे मेरा रोल और स्टेटस है एक टीचर का, आपका है स्टूडेंट का, वी आर कोज्वाइंड विद ईच अदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो रोल है और जो स्टेटस है वो हमारा एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। बिकॉज दीज थिंग्स दे आर सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर, तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है, सोशल ऑर्डर होता है।
और अगेन सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि अगेन इंस्टीट्यूशन से निकलती है, दैट आर दी सोशल रूल्स। और ये सोशल रूल्स अगेन आपके सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म है रेडक्लिफ ब्राउन का, वो बेसिकली इंस्टीट्यूशन को बताता है या फिर इंस्टीट्यूशन को समझाता है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और क्योंकि इंस्टीट्यूशन सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए इंस्टीट्यूशंस बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और सोशल स्ट्रक्चर बनी रहे इसके लिए रूल्स होते हैं, रूल्स रहते हैं तो आपके पास जो सोशल ऑर्डर है वो भी बना रहता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक प्रोपोनेंट ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन्स स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। और जो रेडक्लिफ ब्राउन का बेसिक प्रोपोनेंट है वो हमने पहली ही लाइन के अंदर डिफाइन कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So it was developed primarily by A.R. Radcliffe Brown, और जो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस था वो इमाइल डर्काइम का था। इमाइल डर्काइम का कैसे था? क्योंकि इमाइल डर्काइम ने कहा था कि सोसाइटी एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होती है रिलेशनशिप्स का, जहां पे एक पर्टिकुलर पार्ट या फिर हर एक पर्टिकुलर पार्ट अपना अपना रोल अदा करता है और सोसाइटी की कंटिन्यूटी के लिए अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस रखता है। ठीक है, तो उसी चीज को ये पकड़ते हैं और कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस सोशल स्ट्रक्चर बनाएगा और सोशल ऑर्डर बनता चला जाएगा। अब बात आती है इनके कोर टेनेंट्स की। जो सबसे पहली चीज है वो ये है, इन्होंने जो इमाइल डर्काइम से लिया वो ये था कि सोसाइटी एक सिस्टम की तरह काम करता है। नाउ व्हाट इज अ सिस्टम? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उन अलग अलग ऑर्गन्स का अपना अपना काम है। दे आर वेरी वेल स्पेशलाइज्ड। जैसे माउथ जो है वो च्यूइंग के लिए स्पेशलाइज्ड है। फिर उसके बाद आपके पास अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना जो प्रोटीन है या फिर अपना अपना जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो डाइजेस्ट करते हैं। आप किसी भी सिस्टम के अंदर चले जाइए, नर्वस सिस्टम के अंदर चले जाइए, वहां पे भी अलग अलग ऑर्गन्स रहेंगे और अलग अलग ऑर्गन्स अपने अपने काम के लिए सुपर स्पेशलाइज्ड होंगे। तो A.R. रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। सोसाइटी के अंदर भी आपके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग आपके पास इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स हैं। किनशिप हो गई, इकोनॉमी हो गई, पॉलिटी हो गई, रिलीजन हो गया, लॉ हो गया, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। दे ऑल आर सुपर स्पेशलाइज्ड, ठीक है, फॉर देयर ओन वर्किंग। लेकिन ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ काम करती हैं। जो रिलीजन आपको बताएगा ठीक वैसी ही चीजें लॉ के अंदर होंगी। जैसा लॉ आपको बताएगा उसी चीज के ऊपर आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। और जो मॉरल इकोनॉमी लॉ, रिलीजन या फिर पॉलिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, वैसे ही इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बनेंगे और वैसा ही सोशलाइजेशन आपकी किनशिप या फिर आपकी फैमिली आपके लिए करेगी। सो एवरीथिंग इट इज इन अ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन या फिर एक प्रॉपर सिंक के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। सो ऑल थिंग्स दे विल वर्क टुगेदर, जैसे आपके ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं। सो सोसाइटी इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चरल सिस्टम। दूसरी चीज, देयर इज समथिंग कॉल्ड द सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? दैट द सोसाइटी इट इज बिल्ड ऑन द स्टेबल नेटवर्क ऑफ द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप्स। नाउ व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप्स? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है कि आपको कॉन्शियस में पता है कि आपका स्थान कहां पे है, या फिर आपको सामने वाले के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, सामने वाले के साथ कैसे पेश आना है, आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज है, पता है, आपके कंसाइंस के अंदर वो बातें दर्ज हैं। सो दैट इज द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप्स। और ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप्स बनते कैसे हैं?
अगेन इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस एट द एंड आपको यह बताएंगे कि आपका स्टेटस क्या है और आपका रोल क्या है सोसाइटी के अंदर, और उसी स्टेटस और उसी रोल के हिसाब से आप सोसाइटी के अंदर फंक्शन करना शुरू करेंगे। आपका सोसाइटी के अंदर बिहेवियर होगा जैसे आपका किनशिप बिहेवियर होता है। ठीक है, सो आपका स्टेटस, आपका रोल यानी कि आपके एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स एक संस्थान तय करता है। ठीक है, तो रेडक्लिफ ब्राउन ही डिस्टिंग्विश्ड द सोशल मॉर्फोलॉजी फ्रॉम द सोशल फिजियोलॉजी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि किस तरीके से आपके पास ग्रुप्स और आपके रिलेशनशिप्स होते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट करते हैं। जरूरत नहीं है इस चीज को करने की, अगर आप इतना भी ध्यान में रख लें काफी है। फिर उसके बाद फंक्शन, हर एक इंस्टीट्यूशन का एक फंक्शन होता है और सबसे बड़ा फंक्शन है कि ये सोशल स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस और सोशल स्ट्रक्चर की कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है। जैसे रिचुअल्स, अब रिचुअल्स के अंदर सबसे बड़ा जो फंक्शन है रिचुअल्स का, अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन जो सबसे बड़ा रिचुअल्स का फंक्शन है, दैट इज टू रीइंफोर्स द सॉलिडेरिटी। ठीक है, रिचुअल का फंक्शन, अगर यहां पे मैं रेडक्लिफ ब्राउन को हटा करके मलिनोस्की को ले आऊं तो रिचुअल का जो फंक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। रिचुअल का फंक्शन हो जाएगा आपकी एंजाइटी को दूर करना। लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं कि रिचुअल्स का या फिर किसी भी चीज का, कोई भी आपके पास सोशल एक्टिविटी हो रही है, उसका सबसे बड़ा फंक्शन है सोशल सॉलिडेरिटी एंड कंटिन्यूटी। देन उसके बाद इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल ऑर्डर, वो कहते हैं दैट देयर आर द स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न्स ऑफ एक्शन। फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया, लॉ हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि ये सोशल ऑर्डर को मेंटेन करती हैं। अगर ये सोशल ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेंगी तो वो इंस्टीट्यूशन ध्वस्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा दैट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस। और सोसाइटी जानबूझ के कुछ ऐसी बॉडीज बनाती है, कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स बनाती है जो कि आपके पास अगर कुछ चीजें, कुछ चेंजेस सोशल ऑर्डर को खराब करना चाहें तो वो ऑर्गेनाइजेशंस उनके अगेंस्ट एक्ट करती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन खाप पंचायत जरूरी होगी। ठीक है, सो इन इंडियन कंटेक्स्ट देयर आर कास्ट पंचायत्स, तो इनका अगेन दीज आर द रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। देन उसके बाद बात आती है सॉलिडेरिटी एंड कोहेरेंस। सो डर्काइम जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज मानते थे वो सॉलिडेरिटी और कोहेरेंस को मानते थे। तो उसी नजरिए से रेडक्लिफ ब्राउन ने भी सोसाइटी को देखा है और कहा है कि सोशल सॉलिडेरिटी और एक कलेक्टिव कॉन्साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसीलिए समाज के लिए रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिचुअल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फैमिली वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और सोसाइटी बहुत बार होमोस्टेसिस के अंदर रहती है। होमोस्टेसिस का मतलब कि सोसाइटी एक्टिवली किसी भी तरह के चेंज को रेजिस्ट करेगी। देन देयर इज द सिंक्रोनिक फोकस। ठीक है, सो जो इनकी अप्रोच है वो जो सोसाइटी की हिस्ट्री है या फिर अलग अलग सोसाइटीज की हिस्ट्री है उनको जानबूझ के इग्नोर करती है, क्योंकि ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन का मानना था कि हम बहुत ज्यादा हिस्ट्री के ऊपर फोकस्ड हो चुके हैं। एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री के ऊपर फोकस्ड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पहले क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट आए, वो भी हिस्ट्री की बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद फ्रांस बोआ आते हैं, वो भी हिस्ट्री की बातें करते हैं। तो उसके बाद मलिनोस्की और ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन 1920s के अंदर ये प्रस्ताव हमारे सामने रखना शुरू करते हैं कि बहुत होगी हिस्ट्री की बातें, अब हमें या फिर एंथ्रोपोलॉजी का सबसे बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि कल्चर और सोसाइटी किस तरीके से काम करती है, जो कि हम अगेन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए हमें एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड या फिर एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथडोलॉजी की जरूरत पड़ेगी।
वो फंक्शनलिज्म से आती है। तो इसलिए जानबूझ के उन्होंने एक सिंक्रोनिक नेचर की मेथोडोलॉजी को हमारे सामने रखा एंड ही यूजेस द कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड उन्होंने कैसे यूज किया, जैसे फॉर एग्जांपल वो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स के अंदर गए, तो वो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स के अंदर जब जाते हैं तो वहां पे ही एनालाइजेस दैट व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द डिफरेंट ट्राइब्स। ठीक है, अलग अलग ट्राइब्स के अंदर क्लैन में क्या सिमिलैरिटीज हैं, उनकी वर्किंग के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो उन्होंने जो सिमिलैरिटीज हैं उनको दिखाया है एंड देन ही हैज पोस्टुलेटेड द लॉ फॉर अंडरस्टैंडिंग दो सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो उन्होंने अगेन एक बहुत एक्टिव कंपैरेटिव मेथड को यूटिलाइज किया सो दैट ही इज एबल टू ड्राइव द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज A.R. रेडक्लिफ ब्राउन्स स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर 3 है। A.R. रेडक्लिफ ब्राउन अच्छे तरीके से कन्फ्लिक्ट को नहीं बता पाते हैं। कन्फ्लिक्ट को बताने के लिए वो जाते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली ये कहते हैं कि सोसाइटी या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह के चेंज को रेजिस्ट करती है और वो चेंज नहीं आएगा। उनके हिसाब से सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है होम्योस्टेसिस, यानी कि सोसाइटी अपने आप को ज्यों का त्यों बना के रखना चाहती है। सोसाइटी नहीं चाहती कि मैं चेंज करूं, ऑल्दो वो बाद में सिंक्रोनिक एंड असिंक्रोनिक अडेप्टेशंस वगैरह के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनका चेंज के ऊपर और कन्फ्लिक्ट के ऊपर जो एक एनालिसिस था वो बहुत कम था। देन उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो ये आती है कि इन्होंने हिस्ट्री को बिल्कुल भी स्टडी नहीं किया व्हेन ही वाज स्टडिंग इवन द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल, इवन द अफ्रीकन ट्राइब्स। किसी की भी हिस्ट्री को इन्होंने अच्छे तरीके से नहीं बताया। देन उसके बाद देयर वाज टेलियोलॉजिकल रीजनिंग। अब टेलियोलॉजिकल रीजनिंग दोनों के अंदर है, मलिनोस्की के अंदर भी है और A.R. रेडक्लिफ ब्राउन में भी है। मलिनोस्की की टेलियोलॉजिकल रीजनिंग क्या है कि इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो आपकी नीड्स फुलफिल करते हैं, क्योंकि आपकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं इसलिए इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज अ सर्कुलर रीजनिंग। देन उसके बाद सिमिलरली ये तो है मलिनोस्की की। A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस सोशल सॉलिडारिटी को बनाते हैं सोसाइटी की। क्योंकि सोशल सॉलिडारिटी सोसाइटी की बनी रही है या फिर अच्छे तरीके से बन रही है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशंस और ज्यादा प्रबल हो जाते हैं और ज्यादा एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाते हैं। वो फैमिली की एग्जिस्टेंस को इसके जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज द टेलियोलॉजिकल रीजनिंग कि आपने एक सर्कुलर रीजनिंग दे दी, मेरा घर इसके सामने है, इसका घर कहां है, वो मेरे सामने है, दोनों का घर कहां है, आमो सामने है। तो एग्जैक्टली आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारा घर कहां पे है। तो इसी तरीके से व्हाई इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट, इसका आंसर हमारे पास नहीं आ पाता है। ठीक है, ऑल्दो जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन का या फिर मलिनोस्की का या फिर इन टोटल फंक्शनलिज्म का, वो ये है कि इन लोगों ने हाउ को बड़े अच्छे तरीके से बताया है, दैट हाउ सोसाइटी फंक्शंस। जो सोसाइटी है या फिर जो आपके पास कल्चर है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, इस चीज को ये बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाते हैं, समझा पाते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, सोशल सॉलिडारिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, इन चीजों को बिकॉज ऑफ द टेलियोलॉजिकल रीजनिंग इन्होंने अच्छे तरीके से नहीं समझाया। ठीक है, सो ये इनके सबसे बड़े 3 क्रिटिसिज्म्स हैं। आगे आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म अगेन हम यहां पे मलिनोस्की के ऊपर फोकस करेंगे। फंक्शनलिज्म एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है जो कि एक्सप्लेन करता है कि क्यों कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं और कैसे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और आपका क्या रोल प्ले करते हैं इन योर डे टू डे लाइफ।
ठीक है, तो ये जो एवरीडे लाइफ है, दिस इज द कीवर्ड। क्यों? क्योंकि मालिनोव्स्की अपनी फील्ड वर्क के अंदर स्पेसिफिकली इस बात को लिखते हैं कि अगर आप किसी भी सोसाइटी को समझना चाहते हैं तो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को समझना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मालिनोव्स्की ने छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर भी ध्यान दिया था। ऑल्दो ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन ज्यादा बड़ी डिटेल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन को कंपैरेटिव मेथड को यूटिलाइज करना था। उनको इस चीज को देखना था कि किस तरीके से जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर अलग अलग जो सोसाइटीज हैं, अलग अलग जो कल्चर्स हैं, वो कैसे उनके अंदर व्हाट आर द सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो जिन चीजों के अंदर उनको कंपैरिजन करना होता था, क्लैन फॉर्मेशन में कंपैरिजन करना है, रिलीजन के अंदर कंपैरिजन करना है, टोटमिज्म के अंदर कंपैरिजन करना है, मैरिज के अंदर कंपैरिजन करना है, वो स्पेसिफिकली अपने वरांडा से उन्हीं चीजों को देखेंगे। वो और ज्यादा आगे नहीं बढ़ जाएंगे, ज्यादा डे टू डे एक्टिविटीज को वो कलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो फंक्शनिंग देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस कैसे काम कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड मालिनोव्स्की का काम जो है वो बड़ा डिफरेंट था। मालिनोव्स्की पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर बिलीव करना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड इन द पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन या फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन व्हाट यू डू, आप रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जाते हो लोगों की, और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे जो सच हैं उनको कलेक्ट करते हो। अब सच क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा सच ये है कि मुझे रोज ऑफिस आना है। मेरा सच ये है कि ये मेरी जो है वो दुनिया है, इतनी सी मेरी दुनिया है। मेरा सच ये है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स की वेलबींग का ध्यान रखना है, ये मेरा सच है। ठीक है, तो हर किसी के सच को जो है वो उनको देखना है, उनके पर्सपेक्टिव से देखना है। तो मालिनोव्स्की का जो काम है वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर है कि रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और किस तरीके से आपकी जो जरूरतें हैं, जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उनको इंस्टीट्यूशंस पूरा कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से मैं वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता था, लेकिन मेरी एक साइकोलॉजिकल नीड है, मैं एक सोशल एनिमल हूं और अल्टीमेटली मुझे लोगों के साथ मिलना है, नहीं तो एकदम से मैं सैड फील करना स्टार्ट कर दूंगा। सो टू सेटिस्फाई दैट पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल नीड आई एम इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये मेरा सच है। तो मालिनोव्स्की का काम क्या है कि आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके अंदर जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। सो ब्रॉन्सा मालिनोव्स्की की जो अप्रोच है वो यही है कि आपके पास कल्चर जो है वो किस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंटल अपरेटस की तरह काम करता है, एक टूल किट की तरह काम करता है, और ये आपकी ह्यूमन नीड्स को किस तरीके से मीट करता है। तो मालिनोव्स्की की जो नीड थ्योरी है वो हमें कुछ ऐसा बताती है। सो मालिनोव्स्की ही ऑर्गेनाइज द ह्यूमन नीड्स इनटू 3 हायरार्किकल टायर्स। पहला बायोलॉजिकल नीड्स, जैसे फूड का नीड होता है, शेल्टर का नीड होता है, सेफ्टी का, सेक्स का नीड। तो ये सारी की सारी नीड्स दे डिमांड द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन। जैसे फूड की अगर आपके अंदर नीड है तो अल्टीमेटली जो आपकी फैमिली है वो आपको न्यूट्रिशन देगी। ठीक है, सो इट इज द डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देन सिमिलरली शेल्टर हो गया, सेफ्टी हो गया, सेक्सुअल नीड्स हो गई, अगेन मैरिज, फैमिली और किनशिप, ये सारी नीड्स को फुलफिल कर देती है। सो दीज आर दी प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो आपकी डायरेक्ट नीड्स या फिर आपकी जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मालिनोव्स्की जो इतने सिंपल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस दे आर एग्जिस्टिंग इन द एनिमल्स ऑल्सो, और वो चीज हम बिल्कुल देखते हैं। ठीक है, सो दे आर द वेरी बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस। फिर उसके बाद इन्हीं नीड्स के ऊपर आपकी अगली नीड्स आती हैं जिनको हम कहते हैं द इंस्ट्रूमेंटल नीड्स or the derived needs. Instrumental needs, they are those needs that are important for the survival of the society.
नाउ दीज नीड्स दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंटल नीड्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो इसके अंदर इकोनॉमी आ गई, एजुकेशन आ गया, लॉ आ गया, पॉलिटिकल अथॉरिटी आ गई। तो आपके पास इनके लिए आप सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस बनाते हो, जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इट विल टेक केयर ऑफ द लॉ एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। सिमिलरली आप इसी के लिए कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह वो बनाते हो। एंड देन एट द एंड देयर आर द इंटीग्रेटिव नीड्स। इंटीग्रेटिव नीड्स दे आर देयर टू जनरेट यूनिटी, यानी कि आपकी एक कल्चरल बिलोंगिंग बनाने के लिए ये नीड्स या फिर ये इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर रिलीजन आ जाता है, रिचुअल्स आ जाते हैं, मॉरलिटी आ जाती है, आर्ट आ जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रिलीजन अल्टीमेटली इट विल गाइड दैट हाउ द लॉ शुड ऑपरेट। ठीक है, और इस तरीके से जो इंटीग्रेटिव नीड्स हैं वो दे आर द कल्चरल नीड्स, और आपके पास ये जो इंस्ट्रूमेंटल नीड्स होती हैं दे आर द सोसाइटल नीड्स। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं। और ये जो आपके पास प्राइमरी नीड्स होती हैं ये अल्टीमेटली आपकी जो प्राइमरी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे फैमिली हो गई, मैरिज हो गई, ये आपकी जो है फुलफिल करती रहती है। सो इस तरीके से मालिनोव्स्की 3 टियर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इंस्टीट्यूशन का, अकॉर्डिंग टू द नीड्स दे आर सर्विंग। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि आपके पास द बायोलॉजिकल नीड्स दे आर एट द टियर फर्स्ट। अगर ये नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी नीड्स आती हैं दैट आर, जिसकी वजह से सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। अगर ये नीड्स नहीं फुलफिल हो रही तो पूरी की पूरी सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। फिर उसके बाद तीसरे डायमेंशन की नीड्स आती हैं दैट आर द टर्शरी नीड्स या और द टर्शरी इंस्टीट्यूशंस और द इंटीग्रेटिव नीड्स। अगर ये नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्क करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मालिनोव्स्की एक हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो हमारे सामने रखते हैं। ठीक है, और अलग अलग नीड्स के लिए अलग अलग तरह के संस्थानों की जरूरत है, और 3 तरह के संस्थान यहां से हमारे पास आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, सो द इंस्टीट्यूशंस दे आर इन द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न थ्रू विच द नीड्स आर मीट। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, और इन्होंने अगेन ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स के अंदर काम किया और बताया कि किस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस उनकी अलग अलग नीड्स को फुलफिल करते हैं, कैसे मैजिक और जो साइंस है और उसी के साथ साथ जो रिलीजन है वो आपकी एंग्जाइटी को दूर करता है, और कैसे जो फैमिली नेटवर्क्स हैं वो आपको सोशल सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में यहां पे लिखा हुआ है। ओके, जो इनका क्रिटिक था वो सबसे बड़ा लीच ने दिया। लीच कहते हैं कि अगेन प्रैक्टिस और रूल के बीच में बड़ा अंतर होता है। मालिनोव्स्की प्रैक्टिस को इक्वल टू रूल मान लेते हैं कि जैसा लोग कर रहे हैं वैसे ही रूल होंगे। लीच कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिस इज डिफरेंट, रूल इज डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट और ग्रीन लाइट होती है, लेकिन कितने लोग रेड लाइट और ग्रीन लाइट को रात में जब कोई भी पुलिस वाला वहां पे खड़ा नहीं होता तो कितने लोग उसको फुलफिल करते हैं या फिर मानते हैं। अब प्रैक्टिस में मैंने रेड लाइट जंप कर दी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपके पास रूल तो कुछ और है। रूल है कि रेड लाइट के ऊपर आपको खड़े होना है। ठीक है, तो मालिनोव्स्की की एथनोग्राफिक रिकॉर्डिंग्स के अंदर उन्होंने रूल और प्रैक्टिस को एक माना है, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, देन उसके बाद मर्टन कहते हैं कि बहुत बार बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, और उन्होंने फंक्शंस को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। ये तो खैर करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पॉलिटी की बात आई है। अब जो आपकी आज की पॉलिटिक्स है इट इज मोर ऑफ डिसफंक्शनल, करप्शन करती है, कम्युनिज्म करती है, बहुत सारी खराब चीजें करती है।
ये आपकी नीड्स को इतना फुलफिल नहीं करती, ये सोसाइटी को ध्वस्त ज्यादा करती है, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस जो कि डिसफंक्शनल हो चुके हैं लेकिन फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मालिनोव्स्की उनके एग्जिस्टेंस को नहीं समझा पाते। देन उसके बाद बात आती है गिट्स की। गिट्स कहते हैं कि फंक्शन से ज्यादा हमें आपके एक्शंस के मीनिंग्स क्या होते हैं उनको समझने की जरूरत है, तभी हम कल्चर किस तरीके से काम करती है उसको हम समझ पाएंगे। ये गिट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि गिट्स ने कैसे इसको प्रपोज किया। बाकी जो क्रिटिसिज्म्स हैं दे आर जो हमने AR रेडक्लिफ ब्राउन के अंदर किए थे 3 क्रिटिसिज्म्स। सो दीज आर द मेजर क्रिटिसिज्म्स ऑफ द मालिनोव्स्की। ठीक है, देन व्हाट इज फंक्शनलिज्म? डिस्कस द फंक्शनल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। तो फंक्शनलिज्म का कोर फ्रेमवर्क हमने यहां पे बता दिया है कि इसका कोर फ्रेमवर्क ये है कि हर एक इंस्टीट्यूशन, चाहे वो फैमिली है, इकोनॉमी है, रिलीजन है, लॉ है, ये आपकी नीड्स को कुछ फंक्शंस अदा करता है, आपकी नीड्स को फुलफिल करता है या फिर कुछ फंक्शंस अदा करता है, तभी ये एग्जिस्ट करता है और सोसाइटी एज अ होल एग्जिस्ट करती है। सो मालिनोव्स्की ने ये आर्गू किया था कि कल्चर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल अपरेटस होती है जो कि आपकी नीड्स को फुलफिल करती रहती है। ठीक है, तो अब रिलीजन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मालिनोव्स्की वो क्या है? मालिनोव्स्की ने रिलीजन को और मैजिक को एक्सप्लोर किया अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फंक्शनलिज्म। वो कहते हैं कि जब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, अगेन हियर द सब्जेक्ट मैटर इज द एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो आपकी जब रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर अनसर्टेनिटी, स्ट्रेस, क्राइसिस वगैरह ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पे ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ जाते हैं। वो कहते हैं कि बर्थ के टाइम के ऊपर ये जो एग्जिस्टेंशियल वनरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। डेथ, इलनेस, डेंजरस वेंचर्स जब भी करना होता है तो फॉर द साइकोलॉजिकल अश्योरेंस यू नीड दीज इंस्टीट्यूशंस। तो उसी के लिए उन्होंने अपना एक एथनोग्राफिक एग्जाम्पल दिया ऑफ ट्रोब्रियंड आइलैंडर्स। देन रिलीजन वाया AR रेडक्लिफ ब्राउन। AR रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि अगेन जो आपके पास रिलीजन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सोशल सॉलिडेरिटी को रीइंफोर्स करता है। तो उन्होंने अंडमान आइलैंडर्स के अंदर होने वाले जो कल्चरल रिचुअल्स हैं उनका एग्जाम्पल लिया और उनका एग्जाम्पल लेकर के ये इसी चीज को बताते हैं कि कैसे जो रिचुअल्स हैं उनको मनाने के लिए सब लोग एकत्रित होते हैं एंड इट क्रिएट्स द कलेक्टिव कॉन्साइंस और द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सोसाइटी एकत्रित होती है। अब एक कह रहा है कि रिलीजन आपकी नीड्स को पूरा करता है, दूसरा कह रहा है कि रिलीजन जो है वो आपके पास सोसाइटी के इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरे हैं इमाइल डर्काइम, वो देखते हैं। इमाइल डर्काइम बेसिकली ही इज अ ब्रिज बिटवीन बोथ। ठीक है, इमाइल डर्काइम कहते हैं कि रिलीजन इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कलेक्टिव एफर्वेसेंस या फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है वो क्रिएट करता है। वो कहते हैं कि रिलीजन इट इज द सोसाइटी वर्शिपिंग इटसेल्फ। क्यों सोसाइटी अपने आप को अब क्यों वर्शिप करेगी? क्योंकि व्हाई द सोसाइटी इज गोइंग टू वर्शिप इटसेल्फ? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्काइम आपके पास रिलीजन जो है वो सोसाइटी ने क्रिएट किया है ताकि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा हो सके। तो जब आप एक चिन्ह को जो कि सोसाइटी ने ही क्रिएट किया है उसको जब आप पूजना शुरू कर देते हो तो और कुछ नहीं होता, सोसाइटी उसको पूज करके अपने अंदर जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है या फिर एक इंटीग्रेशन है, सॉलिडेरिटी है, वो लेके आती है और उस चिन्ह के जरिए अपने आप को ही मॉरल ऑर्डर या फिर मॉरल डिक्टेट्स सुनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। सो रिचुअल्स दे आर गोइंग टू जनरेट द कलेक्टिव एफर्वेसेंस, सो एन इमोशनल इंटेंसिटी जो कि अगेन लोगों को एक दूसरे के साथ बांधेगा। सो मालिनोव्स्की का एम्फोसिस था कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के लिए या फिर आपकी एंजाइटी दूर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे एंजाइटी भी दूर हो जाती है।
जब ये इमोशनल इंटीग्रेशन आ जाता है, और उसी के साथ साथ उसी इमोशनल इंटीग्रेशन से बेसिकली आपका एक कलेक्टिव कॉन्साइंस या फिर आपके अंदर एक सॉलिडेरिटी भी बन जाती है। ठीक है, रॉबर्ट मर्टन इसी रिलीजन को मैनिफेस्टेड और लेटेंट फंक्शंस के जरिए समझते हैं। वो कहते हैं कि लेट से आप कोई रिचुअल करने के लिए जा रहे हो, तो रिचुअल करने का आपके दिमाग में कुछ और फंक्शन होगा कि मैं रिचुअल करने के लिए जा रहा हूं, आई एम हैविंग दिस एंड दिस रिचुअल, तो मैं अपने पितरों के लिए यह काम कर रहा हूं या फिर मैं पुण्य के लिए यह काम कर रहा हूं। दैट इज द मैनिफेस्टेड फंक्शन। लेकिन इसके पीछे का एक लेटेंट फंक्शन होता है कि आप सब लोगों के साथ मिलते हैं और सोशल सॉलिडेरिटी क्रिएट होती है। ठीक है, सो वो मर्टन का मानना था। सो मर्टन ने अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस मैनिफेस्टेड एंड द लेटेंट फंक्शन अपने एनालिसिस को और ज्यादा या फिर इस फंक्शनल एनालिसिस को और ज्यादा जो है वो अच्छा बनाया है। ठीक है, सो दीज आर द एनालिसिस दैट आर डन बाय डिफरेंट फंक्शनलिस्ट फॉर द रिलीजन। ठीक है, तो ये है, इनके क्रिटिसिज्म यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बड़ा सिंपल सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था। हाउ डू द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपोजिट्स एंड एक्सचेंज दे फिगर इन द लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ किनशिप। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी किनशिप के चैप्टर में कर चुके हैं, तो डू वॉच दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तो उसके अंदर हमने अगेन लेवी-स्ट्रॉस का जो किनशिप एनालिसिस है, किनशिप फैमिली मैरिज वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से बताया था कि किस तरीके से उन्होंने एक्सचेंज सिस्टम्स को बताया। ठीक है, तो ये पढ़ना हुआ, ये भी पढ़ लेना। अगर आपको पुराना अच्छा लग रहा है तो पुराना पढ़ लेना चाहे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सिमिलर ही हैं। ठीक है, सो दिस इज योर फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। बड़े लिमिटेड से क्वेश्चंस थे, लेकिन इनका जो एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो अगेन दीज लेक्चर्स दे आर फॉर दी वेटरन एस्पिरेंट्स, जिन्होंने एक एक दो दो बार सारी चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो वो कुछ मेजर पॉइंट्स आंसर राइटिंग में मिस कर जाते हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर्स हैं कि वो जो मेजर पॉइंट्स हैं और जो प्रायोरिटी वाले पॉइंट्स हैं वो अपनी आंसर राइटिंग के अंदर मिस ना कर जाएं। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं इसके अंदर। चलिए, थैंक यू वेरी मच।